फाइनली भाई मैकबुक नियो, इसके वैसे डब्बा खोलने की प्रक्रिया हमने शॉर्ट और रील पे कर दी थी। तुमने देखी हो तो बताना, नहीं देखी तो फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। एंड रिव्यू लाने में थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जब मैंने इसको टेस्ट करना शुरू करा ना, और फिर जो इसकी प्राइसिंग है, इसी का जो 512GB वेरिएंट है उसके अंदर थोड़े पैसे डाल के M4 Air आ जाती है। उसके अलावा विंडोज के थिन एंड लाइट एंड गेमिंग लैपटॉप इसी प्राइस के आसपास आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो गई थी। प्लस जो टेस्टिंग हमने करी है इसके ऊपर, आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा विद नंबर्स एंड कंपैरिजन, और आप कितना पैसा डाल के क्या ले सकते हो, ये अपनी जगह कहां स्टैंड करती है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अनदर मैकबुक नियो रिव्यू। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड डब्बा ऑलरेडी खुल चुका है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, उसके अंदर हमारे को 20 वॉट का चार्जर है एंड अच्छी खासी लंबी 1.5 मीटर की केबल मिल जाती है, जो कि ब्रेडेड वाली है, जैसी आईपैड के साथ मिलती है। यूजुअली मैकबुक के अंदर हमारे को सेम कलर वाली केबल मिलती है, बट इसके केस में ऐसा नहीं है, बड़ी जेनरिक सी है। एंड बाकी कलर हमने सिट्रस वाला लिया है। जब ये लॉन्च हुआ तो मेरे को देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हाथ में आया तो उससे भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसके अंदर ना दो वेरिएंट्स है। 70,000 रुपीज में 256GB है एंड 80,000 रुपीज में 512GB है, जिसके अंदर टच आईडी यानी कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमारे को मिल जाता है। उसके ऊपर एजुकेशन डिस्काउंट भी है 10,000 रुपीज का, चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर हो। तो आप 60 या 70,000 रुपीज में इसके दोनों वेरिएंट ले सकते हो। तो प्राइसिंग को हम 60 to 70,000 के हिसाब से ही लेके चलेंगे। अब बिल्ड एंड डिजाइन वाइज एप्पल ने पूरा प्रीमियम मामला रखा है भाई। यहाँ पे कंप्लीट एल्यूमिनियम बॉडी हमारे को मिलती है। लाइक 60 या 70,000 रुपीज का कोई भी विंडोज लैपटॉप उठा लो, उससे डेफिनेटली बेटर बिल्ड क्वालिटी की फील होती है। यहाँ पे पतला दुबला होते हुए भी एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है। मैक्सिमम कुछ इतनी जाती है पीछे, और कोई ऐसा स्क्रीन वॉबल वगैरह नहीं है जैसे मैकबुक के अपने हिंजेस होते हैं वैसे ही है। बॉटम में कंप्लीट सील डिजाइन है, बिकॉज ये भी मैकबुक एयर की तरह फैनलेस डिजाइन वाला लैपटॉप है। कोई पंखे उनके वेंट कुछ नहीं। ऊपर हमारा बढ़िया सेब कटा हुआ रखा हुआ है, और हमारे को अदर एप्पल प्रोडक्ट्स की तरह राउंडेड कॉर्नर्स मिल जाते हैं। नीचे रबर पैडिंग्स वगैरह है, और जो लैपटॉप की थिकनेस है वो 12.7 mm हमारे को सिर्फ मिलती है। एंड इसका जो वेट है 1.2-1.3 kgs है। प्लस इसका चार्जर भी इतना हैवी नहीं है, 90 to 100 ग्राम्स का चार्जर है, तो बिल्कुल पतला दुबला मामला है। वैसे यही सेम वेट मैकबुक एयर का भी है। और देखो भले ही सस्ती मैकबुक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टॉप लिड फ्लेक्स या कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को नहीं मिलता। बिल्ड डेफिनेटली काफी स्टर्डी फील होती है। एंड फिर आ जाती है डिस्प्ले। और मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, स्पेशली जो इंडिया के बाहर के क्रिएटर्स हैं, वो डिस्प्ले को ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट जिस प्राइस पे आता है इसकी डिस्प्ले, देखो 13 इंचेस की ना IPS डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2408x1506 है, मतलब 1440p से बड़ा मान सकते हो। 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, बिकॉज एप्पल का बजट प्रोडक्ट है, 60 हर्ट्ज तो मिलना ही है। एंड जब मैंने कलर गैमेट इसका टेस्ट किया, आप देख सकते हो 97% sRGB, 72% P3 कवरेज है इसकी। और वैसे अगर मैकबुक एयर से कंपेयर करते हैं ना, देखो मैकबुक एयर के अंदर मामला 100% है P3 का भी और sRGB का भी। और ब्राइटनेस 580 निट्स की ब्राइटनेस की निकल गई, जस्ट एज सेम एज मैकबुक एयर M4। एंड मैं स्पेसिफिकली इसकी डिस्प्ले को बढ़िया पता क्यों कहूंगा, क्योंकि इस प्राइस का कोई भी विंडोज लैपटॉप आप उठा के देख लो भाई, इस लेवल की डिस्प्ले बहुत रेयरली देखने को मिलती है। हाँ, कुछ ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में सस्ते रेंज में, जिसके अंदर हमारे को OLED डिस्प्ले भी मिल जाती है विंडोज लैपटॉप में। इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। बट ओवरऑल डिस्प्ले, कलर्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छी फील होती है। एंड एक चीज मैंने मैकबुक एयर M4 से कंपेयर करके देखी, इसके व्यूइंग एंगल इतने अच्छे नहीं है जितने एयर M4 के, मतलब उसके कंपैरिजन में अच्छे नहीं है। बट ओवरऑल इस प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले वैसे अच्छी है। एंड HDR, डॉल्बी विजन, HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड उसके अलावा बेजल अगर आप देखोगे तो काफी मोटे फील होते हैं, लेकिन चला चला जब हैबिट हो गई ना, फिर लगता है कि चलो ठीक है। और इन्हीं बेजल के अंदर ऊपर की तरफ हमारा वेबकैम भी हिडन है। और इस डिस्प्ले के अंदर कोई भी ट्रू टोन नहीं है, यानी कि एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं मिलता। बट हाँ, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस हमारे को उसके अंदर मिलती है, जो बेसिकली इसका कैमरा यूज करती है। जैसी लाइटिंग कंडीशन होगी, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो जाएगी। और जैसे डिस्प्ले के कलर्स हैं, तो कंटेंट वॉचिंग वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं आती। उसके अलावा फोटोज या वीडियोस में कोई कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, उसके अंदर भी मैं देख रहा था, मेरे को काफी सही लगे इसके कलर्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ नहीं रही थी। और नेटफ्लिक्स पे आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। इवन HDR कैलिब्रेशन भी अच्छी है, कोस्टा रिका जैसे हम प्ले कर रहे थे, ब्राइटेस्ट पार्ट, डार्केस्ट पार्ट, मतलब बढ़िया लग रहा था। बट ओवरऑल में एक एप्पल का प्रोडक्ट देखते हुए होगा कि डिस्प्ले अपने प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। एंड स्पीकर्स लेफ्ट एंड राइट में हमारे को यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीकर्स मिल जाते हैं जो एक बार को देखने में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जैसे लगते हैं। और एक बार आप ऑडियो सैंपल सुन के देखो, नॉट एज रिच एज मैकबुक एयर, बट अच्छे स्पीकर हैं, लाउडनेस ठीक ठाक फील होती है, शार्प हैं, हल्के से थम्पी भी हैं। और अगर इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी विंडोज लैपटॉप उठाओ, उससे तो बहुत बढ़िया स्पीकर है। और साथ में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। देन पोर्ट्स के मामले में लैपटॉप बिल्कुल खत्म है भाई। लेफ्ट साइड में 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक USB 3 वाला और एक USB 2 है। चार्जिंग दोनों सपोर्ट करते हैं। 20 वॉट का चार्जर जो अब इसके बॉक्स से आता है, वैसे हमने दूसरा चार्जर लगा के देखा था, 20 to 24 वॉट के आसपास ये चार्जिंग कर रहा था। और USB 3 वाले पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, अप टू 4K 60 हर्ट्ज। वैसे हाँ, हाई रिफ्रेश रेट अगर
अगर आप लेने हैं लाइक 1440p 120 भी ले सकते हो, और उससे ज्यादा 1080p ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला कोई मॉनिटर कनेक्ट करना तो हाई रिफ्रेश रेट आउटपुट आपको मिल जाएगा। एंड उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें लगाने के लिए आपको डेफिनेटली आपको एक यूएसबी हब लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल HDMI कनेक्ट करनी है, डीपी हो गई, टाइप ए, टाइप सी, कुछ भी, तो यहाँ पे लिमिटेशन हो जाएगी अगर एज अ स्टूडेंट एक डेस्क सेटअप आपको बनाना है विद दिस लैपटॉप। और साथ में एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है बस। मैगसेफ चार्जिंग इन्होंने दी नहीं है। टाइप सी पोर्ट का वियर एंड टियर जल्दी होता है। मैगसेफ एकदम 100% सेफ है, जल्दी से खराब ही नहीं होती, बस वो मैग्नेट चिपकती है और ऐसे उतर जाती है। कुछ अंदर ऐसा घुसने निकलने वाला हिसाब किताब नहीं है चार्जिंग के लिए। और एक चीज मैंने नोटिस करी, अगर आप डेटा ट्रांसफर वगैरह के लिए USB-C 2.0 वाले पोर्ट में कोई भी स्टोरेज वगैरह लगाते हो तो नोटिफिकेशन आता है कि भाई फास्ट स्पीड के लिए आप USB 3 वाले में लगाओ, तो वो चीज मेरे को अच्छी लगी। देन कीबोर्ड में मैंने डिफरेंसेस फील करे, जैसे दूसरी मैकबुक्स में शिफ्ट, डिलीट, टैब वगैरह पे लिखा होता है ना टेक्स्ट वगैरह, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, कीज एकदम प्लेन है। और बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। पहले मुझे लगा था कुछ कीबोर्ड में मामला हल्का होगा। हाँ, मैकबुक एयर का या प्रो का वो और प्रीमियम फील देता है, बट इसका कीबोर्ड भी अपने हिसाब से बढ़िया है। एंड बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दिस लैपटॉप विच इज बैकलाइट। कीबोर्ड में कोई लाइट नहीं है। स्टूडेंट रात में काम ना, भाई साहब क्यों, तुम टेबल लैंप लगाओ, एप्पल वालों का ऐसा मानना है। तो यहाँ पे अगर आपकी कीबोर्ड में मसल मेमोरी अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप देख देख के टाइपिंग करने वाले हो, रात में काम कर रहे हो, तो उसकी स्क्रीन ब्राइटनेस करके ऐसे लिड नीचे ऊपर करते रहना देखने के लिए। और टच आईडी भी आपको मिलती है, लेकिन सिर्फ 512 GB वेरिएंट में मिलती है। एंड आपको 256 या 512 में जाना चाहिए। टच आईडी कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो के एंड में इस बारे में बात करूंगा। और भाई फिर आता है ट्रैक पैड। एक तो इसके अंदर ना हैप्टिक फीडबैक वाला ट्रैक पैड नहीं है, मैकेनिकल ट्रैक पैड है, मतलब नीचे प्रॉपर एक क्लिक वाला सिस्टम है। बट इन्होंने भाई बहुत सही तरीके से इसको डिजाइन करा है। नॉट लाइक विंडोज लैपटॉप कि आप भाई सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में दबा रहे हो तो अच्छे से क्लिक हो पा रहा है, बाकी अदर एरियाज में भले ही फुली क्लिकेबल होता है ट्रैक पैड, लेकिन अच्छे से दबता नहीं है। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है अंदर से, आप ट्रैक पैड को किसी भी एरिया से टैप करोगे, बीच से, लेफ्ट से, राइट से, टॉप, बॉटम, कहीं से भी, उतना ही प्रेशर लगता है और उतना ही स्मूथली काम करता है। एंड यस, ट्रैक पैड भाई मेरे को किसी भी विंडोज लैपटॉप से बढ़िया लगा। मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता ही है, चलाने में काफी स्मूथ है। एंड नो डाउट ट्रैक पैड अच्छा है। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। इसके अंदर डुअल माइक मिलते हैं, वैसे मैकबुक एयर के अंदर हमारे को ट्रिपल माइक मिलता है। तो माइक की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है मेरे को बताना कमेंट करके। एंड सेम वेबकैम है 12 मेगापिक्सल 1080p वाला। और बाकी आप जज हो, एप्पल का प्रोडक्ट है तो वेबकैम की क्वालिटी तो अच्छी होगी, मुझे कमेंट करके बताओ। और इसके अलावा ऊपर हमारे को इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, लाइक पोर्ट्रेट, बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह बन जाता है, और इसकी एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक काम करती है। स्टूडियो लाइट मिल जाती है, इसमें आप बिल्कुल फोकस में रहते हो, बैकग्राउंड में काइंड ऑफ डार्कनेस ही बन जाती है। एक एज लाइट आप ऑन कर सकते हो, स्क्रीन पे कुछ ऐसी रिंग लाइट आ जाती है, अगर आप अंधेरे में कोई वीडियो कॉल वगैरह ले रहे हो उसमें काम आती है। रिएक्शंस आप ऐड कर सकते हो। एंड यस, बैकग्राउंड भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और हाँ, इसके अंदर सेंटर स्टेज वाला कैमरा नहीं है, जो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग या फिर डेस्क व्यू वगैरह जो हमारे को एयर के अंदर मिलता है, इसके अंदर नहीं है। पैसे कम दिए एप्पल वाले, कह रहे आप क्या सारा कुछ दे देंगे तुम्हारे को, फिर मैकबुक एयर कौन खरीदेगा। और आगे भाई तकनीकी बातें, इसके अंदर A18 Pro प्रोसेसर है जो iPhone 16 Pro एंड Pro Max के अंदर हमारे को मिलता है। एंड सेम 8GB LPDDR5X रैम मिलती है। एंड 16 कोर का न्यूरल इंजन मिलता है जो AI के लिए काम आता है। एंड AI की परफॉर्मेंस कैसी है अभी आगे बताता हूं। 256GB वाला वेरिएंट हमने बाय किया था, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड 1700 एंड 1600 Mbps के आसपास है। लेकिन हाँ, मैकबुक एयर से मैं कंपेयर करके देख रहा था, मैकबुक एयर के अंदर हमारे को बेटर रीड एंड राइट स्पीड मिलती है स्टोरेज में। एंड वैसे जिन लोगों को लैपटॉप टारगेट करता ना, इतनी रीड एंड राइट स्पीड बहुत है, कोई दिक्कत नहीं आती। साथ में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 6 मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज परफॉर्मेंस। पहले बेंचमार्क के नंबर पर नजर डालेंगे, फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको बताऊंगा कि लैपटॉप कहां स्टैंड करता है। सबसे पहले अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस के लिए Cinebench R23 अगर देखें ना, तो इसकी परफॉर्मेंस M1 से भी नीचे आती है अगर मल्टी कोर देखोगे। बाकी M2, M3, M4 का भी ग्राफ आप देख सकते हो। और इसकी सिंगल कोर की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली M3 को टक्कर देती है। और ये मल्टी कोर सिंगल कोर के रियल लाइफ यूज केस अभी आगे बताता हूं। एंड इसके अलावा विंडोज लैपटॉप्स के प्रोसेसर से भी कंपेयर करके देख रहा था। अगर हम स्नैपड्रैगन X सीरीज के प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो भाई उसके अंदर सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत खत्म है इसके कंपैरिजन में। हाँ, मल्टी कोर हमारे को बेटर मिल जाती है, लेकिन एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन वहां पे अच्छा है। उसके अलावा भी और प्रोसेसर्स हैं जो मेरे को सेम प्राइस पॉइंट के आसपास मिल रहे थे मार्केट में, जिसके कंपटीशन लैपटॉप्स के बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। तो ये वाले ग्राफ एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। फिर Cinebench 2024 आ गया, यहाँ पे भी सेम कहानी रिपीट होती है। मल्टी कोर की परफॉर्मेंस ठीक ठाक CS की, बट सिंगल कोर काफी अच्छी है। एंड Geekbench 6 मैंने कंपेयर किया भाई, M1 को बीट कर रहा था यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से। एंड इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एंड अगर यही सेम Geekbench 6 iPhone 16 Pro में परफॉर्म करते हैं ना, तो उससे थोड़े से बेटर नंबर निकल के आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज, क्योंकि ज्यादा बेटर थर्मल मैनेजमेंट कर पाएगा इतने बड़े फॉर्म फैक्टर में। एंड वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट है, कंपेयर करने का कोई सेंस बनता नहीं है, जस्ट वैसे ही मन हो रहा था, मैंने कहा चलो बता देता हूं। और Geekbench का AI वाला बेंचमार्क निकाला, जिसमें मैंने बैकएंड GPU को रखा था। एंड भाई M1 M2 से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था AI के मामले में, नंबर्स आप देख सकते हो। और जब बैकएंड मैंने न्यूरल इंजन को रखा ना, तो उसके अंदर तो भैया M3 को भी बीट कर गया था, ये ऑलमोस्ट M4 से नीचे निकल गया है। अब ये तो हो गए बेंचमार्क की हाँ कैपेबिलिटी है, लेकिन जब रियल लाइफ यूज केस की बात आती है ना, तो उसके अंदर रैम का भी बहुत
बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे 8 GB के साथ आता है। तो मैंने Qwen 4 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio, जिसका प्रॉम्प्ट ये है जो हम सारे लैपटॉप में यूज करते हैं, एंड इसके अंदर रिजल्ट्स 1 मिनट 12 सेकंड्स में निकल गए। वहीं पे मैकबुक एयर M4 के अंदर सेम चीज जब रन करी थी 37 सेकंड्स में निकल के आ गए थे। बाकी टोकन इन्फॉर्मेशन आप अपने सामने देख सकते हो। और फिर मैंने कहा चलो एटलीस्ट DeepSeek R1 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल तो रन करें, लेकिन नहीं, सीधा मना करते, कह रहा भैया नहीं मेरे बस की नहीं है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर रैम कम है। एंड अगर आप AI वाले टास्क के लिए सोच रहे हो लैपटॉप लेने का, सीधा सीधा आंसर मेरा नो है। क्लाउड बेस्ड काम करना जितने मर्जी करो, ब्राउजर में जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन लोकली कुछ भी करना है, एयर M4 या कोई भी विंडोज लैपटॉप इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर चीजें दे देगा। क्योंकि विंडोज लैपटॉप में आपको GPU वाले लैपटॉप मिल जाएंगे सेम प्राइस पॉइंट पे, एंड एयर M4 का चिपसेट डेफिनेटली इससे बेटर है। फिर आ जाती है थोड़ी एडिटिंग वाली बातचीत। यहाँ पे फीचर्ड बेंच पर फोटोशॉप हमने रन किया, जिसका स्कोर भाई M1 और M2 के बराबर निकल के आ गया था। एंड प्रीमियर प्रो आप देख सकते हो, जिसमें भी M1 के आसपास का स्कोर निकाल के देखिए गया। आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत बुरे हाल है इसके, बिल्कुल M4 से बहुत नीचे की परफॉर्मेंस है। एंड डाविंची रिजॉल्व भी आप देख सकते हो, काफी ज्यादा लो स्कोर्स हमारे को इसके अंदर मिलते हैं। एंड कुछ बेंचमार्क्स मेरे को ऑनलाइन मिल गए थे, तो मैंने उसका ग्राफ बना दिया M1 M2 M3 के साथ, वरना ज्यादातर मैंने M4 से कंपेयर किया, क्योंकि M4 है मेरे पास स्टूडियो में एंड लेटेस्ट वर्जन पे मैं इसको टेस्ट कर पाया साइड बाय साइड। उसके अलावा Geekbench 6 का OpenCL अगर आप देखोगे GPU के लिए, इसका GPU अच्छा परफॉर्म करता है। आप देखो ना M1 से काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट M2 से नीचे ही रहता है ज्यादातर केसेस में। फिर M3 M4 तो देखो ऊपर हो ही गए। और BMW रेंडर टेस्ट करा हमने, सेम M4 के साथ कंपेयर करे थे, 41 सेकंड्स लगे थे इसके अंदर, जबकि M4 में सिर्फ 23 सेकंड्स लगे। अब M4 के अंदर देखो रैम भी ज्यादा हमारे को मिलती है। अब देखो ओवरऑल अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना भाई, मल्टीटास्किंग में लैपटॉप किल करता है। हमने बहुत सारी एप्लीकेशन साइड बाय साइड खोली और सीधा एंटर दबाया, धनाधन एकदम सारी एप्लीकेशन खुल गई और लैपटॉप लैग तक नहीं हुआ। UI बहुत जबरदस्त है, वेब सर्फिंग अगर आपको करनी है, ईमेल, बेसिक ऑफिस वाले काम करने हैं, ये सारे सिंगल कोर वाले टास्क हो गए। उसके बाद अगर मल्टी कोर की बात करते हैं, तो हमने फोटोशॉप इसके अंदर रन करा। जिस टाइप के थंबनेल्स हम बनाते हैं और हमारी टीम ने इसको यूज करा, तो फोटोशॉप में दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, लेयर्स बढ़ेंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब ये यूजर टू यूजर वेरी कर सकता है। फिर हमने वीडियो एडिटिंग करके देखी इसके अंदर। अब क्या है ना, 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग तो बढ़िया हैंडल कर देता है ये। उसके बाद अगर 4K भी करके देखो तो 1 2 3 लेयर तक ठीक चलता है। उसके बाद जब आप ट्रांजिशन, लेयर्स, इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करोगे, ये लैग एंड स्टटर करने लगता है। आपको दिमाग में रखना है कि इसकी M1 लेवल की परफॉर्मेंस है, प्लस 8 GB रैम है, इसलिए इस लेवल के प्रोडक्टिविटी टास्क में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। एंड 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह चलाने हैं, उसके लिए अब बिग नो नहीं लेना है वाला लैपटॉप आपको। देन आगे कोडिंग वाले स्टूडेंट, यहाँ पे देखो बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल की कोडिंग आप कर सकते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह हो गई, या पाइथन कोडिंग हो गई। उसके अलावा बेसिक C++ हो गया। एंड मान लो VS कोड आपने चलाया हुआ, साथ में ब्राउजर खोल लिया, फ्यू टैब्स या ChatGPT टाइप का वर्कफ्लो, वो तो ये हैंडल करवा देगा। लेकिन उसके अलावा हेवी iOS ऐप डेवलपमेंट या फिर बड़े एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए लैपटॉप रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ रैम कंस्ट्रेंट्स। एंड यूनिफाइड मेमोरी के साथ ही चलता, तो वहां पे रैम ही शेयर होती है जब भी GPU का काम आता है, एंड वहां पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड आप विंडोज लैपटॉप के लिए जाओ, या फिर मैकबुक के लिए नहीं है तो एयर M4 तक आप बजट पुश करो। और फिर आगे म्यूजिक प्रोडक्शन वाले, इसके अंदर भी हमारे को ज्यादा बेटर मल्टी कोर परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जो इस लैपटॉप की अच्छी नहीं है। हाँ, एंट्री लेवल वाले टास्क आप कर लोगे, लेकिन जैसी हेवी लाइब्रेरीज होंगी, ज्यादा हेवी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, ये लैग करने लगेगा। अब अगर आपको फाइनल आंसर दूं, ज्यादातर लोग जिसलिए मैकबुक लेते हैं ना, यहाँ पे ऑफिस वाले काम कर लिए, मेल्स वाला काम कर रहे हैं, कुछ राइटिंग कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई, PDF रीडिंग कुछ भी हो गया, वो लोग मैकबुक एयर के लिए जो जा रहे थे, अब जाने की जरूरत नहीं है। अब ये लो, ये सारे काम ये बढ़िया करवा देता है। अब उसके लिए आपको 1 लाख तक जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे आएगी प्रोडक्टिविटी की बात, तब आप एयर के पास जाना। फिर उससे ऊपर तो प्रो, मैक्स, फिर किडनी और जान। और इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं पावर ड्रॉ चेक करता, सिनेबेंच R23 जब मैंने रन किया ना भाई, ये मैक्सिमम 5 वॉट तक ही जा पाता है, मुश्किल से 95 डिग्री टेंपरेचर पहुंच जाते हैं इसके। वहीं पे मैकबुक एयर 22 वॉट तक जा सकती है। पावर एफिशिएंट है, परफॉर्मेंस अच्छी निकाल देते हैं इतनी कम पावर ड्रॉ में भी, बट उतने ज्यादा उम्मीद नहीं आप लगा सकते कि मैकबुक का सब कुछ ही करवा देगी। और एप्पल इंटेलिजेंस सारे आपको मिल जाएंगे, जिसमें प्रूफ रीडिंग, कंसाइज, टोन चेंज सब मिल जाता है। इमेज प्लेग्राउंड मिल जाएगा टू जनरेट इमेजेस, जेनमोजी मिलता है तो आप इमोजी जनरेट कर सकते हो, और सिरी का इंटीग्रेशन विद ChatGPT, तो वो सारे काम आप इस पे कर ही लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, एप्पल इकोसिस्टम। ऑब्वियसली मैकओएस है तो एप्पल इकोसिस्टम वाला सारा काम आप कर लोगे। अगर आपके पास अदर एप्पल डिवाइसेस हैं, लाइक कॉल वगैरह इधर उधर अटेंड करना, कॉपी पेस्ट करना, क्लिपबोर्ड वगैरह, स्क्रीन शेयरिंग, वो सब हो जाएगा। और इस डिवाइस पे गेमिंग करने का मन था मेरा, तो मैंने क्रॉसओवर डाला, जिसके भी हमने वीडियो डाली ना कल को, तो हम एप्पल डिवाइसेस में गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है 1536p, और नॉर्मल सेटिंग्स पे हम खेल रहे थे तो बहुत ज्यादा स्टटर कर रही थी GTA 5, और FPS तो एवरेज 30-35 दिख रहे होंगे आपको, लेकिन बहुत चिपक रही थी गेम, तो मतलब प्लेबल
एक्सपीरियंस नहीं था। सेम फिर गोस्ट ऑफ सुशिमा चला के देखी, वेरी लो सेटिंग्स रखी, FSR फ्रेम जनरेशन को भी क्वालिटी पे कर दिया 4-5 FPS, मतलब आप गेम नहीं खेल सकते। और फिर हमने नेटिव गेम टेस्ट करी, जो साइबरपंक इस पे नेटिवली रिलीज हुई है, क्रॉसओवर के थ्रू नहीं, एंड लो सेटिंग्स पे फ्रेम जनरेशन ऑफ एंड ऑन पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। इसके अंदर प्लेबल FPS मिल जाते हैं। और इसके अलावा भी नेटिव गेम्स लॉन्च हुए हैं इसके ऊपर, जैसे कंट्रोल, जिसमें अगर आप मेटल एफएक्स परफॉर्मेंस पे डाल के खेलोगे तो आराम से 40-45 FPS मिल जाएंगे, जो कि प्लेबल होते हैं। एंड उसके अलावा रेजिडेंट इविल 2 पे भी हमारे को प्लेबल FPS मिल जाते हैं, लाइक 50-55 के आसपास। तो ये डिवाइस गेमिंग के लिए तो नहीं है, फ्यूचर में नेटिव एप्पल के जो गेम्स रिलीज होंगे एप्पल इकोसिस्टम के लिए, उस पे बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। और इसके अंदर 36.5 वॉट आवर की लिथियम आयन बैटरी है। अब सुनने में वॉट आवर बहुत कम लग रहा है, पर पावर ड्रॉ भी तो देखो, मात्र 5 वॉट तक तो पावर ड्रॉ कर पाती है, तो बैकअप तगड़ा मिल जाता है। डेली यूज केस में जैसे हमने टेस्ट किया, ब्राइटनेस को एडेप्टिव पे रख दिया था, कीबोर्ड बैकलाइट तो है नहीं, और अपने वही ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग, फेस टाइम, नोशन, एक्सेल ये सब काम करके देख रहे थे। 10 to 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल गया था। इसी केस में एयर से अगर कंपेयर करते हैं तो वो 17-18 आवर्स तक दे जाती है। तो इसी प्राइस पे कोई भी विंडोज लैपटॉप आप देख लो, उससे डेफिनेटली बेटर बैटरी बैकअप इसके अंदर मिलता है। और आइडल बैटरी ड्रॉप भी कुछ नहीं है, लाइक ऐसे लैपटॉप खुला, इसको ऐसे बंद कर दिया तो 1% सिर्फ ड्रॉप होता है 12 आवर्स के आइडल रहने में। और भाई जिसके बॉक्स में 20 वॉट का चार्जर है ना, उससे इतनी तेज चार्ज होता है, 4 आवर्स के आसपास लगता है भाई फुल चार्ज होने में। तो हाँ भाई, चार्जिंग स्पीड बहुत खत्म है, बट ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी चार्ज कर लिया, लाइक 20-30-50% तक भी, उसमें भी बहुत ज्यादा बैटरी बैकअप आप निकाल लोगे। तो ये हो गया मैकबुक नियो का रिव्यू। अब कंक्लूड कर लेते हैं। देखो, मैं रेकमेंड करूंगा आप सिर्फ इसका बेस वेरिएंट के ले जाओ, 256 GB। आई नो स्टोरेज कम पड़ेगी, बट जिस टाइप के टास्क ये कर पाती है, लाइक मल्टीटास्किंग, ब्राउजर वाले काम कर लिए, ऑफिस मीटिंग, PDF फाइल, ये वो, ज्यादा स्टोरेज उस काम में यूज नहीं होती, ज्यादातर चीजें क्लाउड पे ही होती है। अपना यूट्यूब स्ट्रीमिंग, गाने वाने सुन लिए, कुछ भी, उसमें 8 GB 256 GB इनफ है। एंड प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए सिर्फ फोटोशॉप और बेसिक लेवल की वीडियो एडिटिंग, उसके अलावा मैं कुछ ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टूडेंट के लिए बेसिक कोडिंग वगैरह भी हो जाएगी। एंड अगर आपके माइंड में आ रहा है 512 GB ले ले, विद टच आईडी वाला ले ले, तो भैया मैं सीधा रेकमेंड करूंगा थोड़े पैसे एक्स्ट्रा डाल के मैकबुक एयर M4 ले लेना। 90,000 की चल रही है, डिस्काउंट लगा के 85,000 तक मिल जाती है। वो एक बेटर ऑप्शन बन जाता है, लाइक 70 में पड़ेगी ये 512 वाली, तो 15,000 ही आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, जो कि इतने प्राइस के बाद लगाने वैल्यू फॉर मनी रहेंगे एयर में। ये सिर्फ तभी है अगर आपको मैकबुक ही लेनी है। और मैकबुक एयर पे अगर आप एक्स्ट्रा पैसा डालते भी हो ना, तो एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, जैसे बेटर वेबकैम मिलता है, सेंटर स्टेज वाला, बेटर मेमोरी बैंडविड्थ मिल जाती है, फास्टर SSD स्पीड्स हैं, और पोर्ट्स का वर्जन बेटर है, और परफॉर्मेंस इससे बेटर मिलेगी, डिस्प्ले भी इससे बेटर मिलेगी, साथ में बैकलिट कीबोर्ड भी है, उसके अलावा ट्रू टोन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, एंड स्पीकर्स भी थोड़े से बेटर है। इसलिए कह रहा हूं एयर M4 के लिए जाओ अगर आपको 70 से ऊपर ही जाना है। और जिसको लगा था ना कि भाई 8 GB है और 12 GB 16 GB होनी चाहिए, तो मैकबुक नियो 2 का वेट आप कर लो, बिकॉज मैकबुक नियो 2 के अंदर A19 Pro चिप होगी, जिसके अंदर 12 GB रैम आएगी। जस्ट लाइक कि हाँ भैया स्पेसिफिकली चिप बनानी नहीं है, जिस आर्किटेक्चर में बनी हुई है वो एज इट इज इसके अंदर पेलनी है, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा। और अगर आपको मैक OS चलाना है, डेस्क सेटअप में काम चला सकते हो, तो मैक मिनी M4 ले लो, 16 GB रैम, परफॉर्मेंस M4 वाली मिल जाएगी, प्लस थर्मल सिस्टम उसके अंदर होता है, एयर M4 से भी बेटर परफॉर्म करता है वो, और साथ में कोई भी 15,000 रुपीज का मॉनिटर और कोई 1000-2000 का कीबोर्ड माउस का कॉम्बो, 70-72,000 रुपीज में बढ़िया डेस्क सेटअप बना के एयर M4 से भी बेटर परफॉर्मेंस आप निकाल सकते हो। बट ये लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करता है। अगर इतने पैसे आप खर्च रहे हो तो ही बताया, वरना लैपटॉप वाला काम लैपटॉप ही करवा पाएगा। पोर्टेबिलिटी, बैग में डाल लो, अपनी डिस्प्ले, अपना कीबोर्ड, ट्रैक पैड, इतने आप समझदार हो ही। और यहीं पे आता है भैया मेजर कंपैरिजन, अगर इसी प्राइस पॉइंट पे विंडोज 10 एंड लाइट लैपटॉप हमारे को लेना हो, क्योंकि वीवो बुक, गैलेक्सी बुक, आइडिया पैड, इवन मोटो बुक मिल जाती है विद OLED डिस्प्ले एंड स्नैपड्रैगन X वाले लैपटॉप भी हैं। सबसे पहले स्नैपड्रैगन X वालों को बता दूं, इसके आगे वो चाय कंपनी है, उनके अंदर इतनी कंपैटिबिलिटी भी नहीं है। मैक OS बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, इसके लिए डेडिकेटेड एप्स आपको मिल जाएंगी, बहुत फ्लूइड काम करता है, एंड साथ में इकोसिस्टम भी। तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन X अगर माइंड में आ रहा है तो भैया उसे छोड़ के आप इसको ले सकते हो, आर्म चिपसेट वाली अगर बात आती है माइंड में। देन कमिंग ऑन टू विंडोज, उसके अंदर सेम चीज है। अगर आपको बेसिक यूसेज करनी है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, बेसिक फोटोशॉप वगैरह, और ऐसा वेट, इतना रिफाइंड लैपटॉप एंड प्रीमियम, तो डेफिनेटली ये आपके लिए चॉइस है। अगर आप विंडोज के फेवर में हो तो विंडोज के फेवर में मैंने जो लैपटॉप आपको बताया वो आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो, बट इतना बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा उनके अंदर, ध्यान रखना। बाकी विंडोज इजी टू यूज है। मैकबुक अगर आप पहली बार लोगे तो चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी ट्यूशन लगती है, यूट्यूब वगैरह, चैट जीपीटी पे ट्यूटोरियल करने पड़ते हैं। एंड विंडोज में 16 GB रैम आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन इसका 8 GB का भी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है कंपेयर टू विंडोज। देन अगर आपको OLED डिस्प्ले चाहिए तो विंडोज में ऑप्शन है, वीवो बुक OLED मिल जाता है, मोटो बुक के अंदर OLED डिस्प्ले है, तो वो स्वाद वहां पे आपको मिलेगा। और फिर मेजरली आता है अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर, जो मैकबुक में अपग्रेड क्या भैया छाप के देंगे सब कुछ मदरबोर्ड पे, लेकिन विंडोज लैपटॉप में वैसे थिन एंड लाइट में ज्यादातर सोल्डर्ड रैम मिलती है, बट कुछ लैपटॉप्स के अंदर आप रैम भी अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर में, एंड स्टोरेज भी खुद से अपग्रेड कर सकते हो, जो मैकबुक में नहीं कर पाओगे। और विंडोज में फास्ट चार्जिंग स्पीड मिल जाएगी, बस इतना ही कुछ डिफरेंस है। इसके बाद आप अपनी बाइंग चॉइस बना सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिर विंडोज के अंदर आते हैं गेमिंग लैपटॉप, 60-70-80,000 रुपीज में 3056 GB 4056 GB विद अ गुड H सीरीज प्रोसेसर एंड 16 GB रैम वाला लैपटॉप मिल जाता है। स्पेसिफिकली 512 GB स्टोरेज आपको मिल जाती है उसके अंदर,
अंदर, एंड वो लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप तो पहले साइड में रख दो। और आती है अगर परफॉर्मेंस की बात, तो डे टू डे टास्क में भी डेफिनेटली इससे बेटर काम करेंगे, गेमिंग डेफिनेटली उसके अंदर हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी टास्क एनी डे इस वाली मैकबुक से बेटर काम करेंगे। तो डिसाइड कर लेना, अगर बेसिक ही काम करने हैं और एक हल्का लैपटॉप चाहिए तो इसको चूज कर लो, लेकिन अगर आपका फोकस गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, बेसिक टास्क हर एक चीज में है तो डेफिनेटली गेमिंग लैपटॉप के लिए चाहो। बहुत सारे रिव्यू हमारे चैनल पे, पसंद कर लेना अपने हिसाब से कौन सा लेना है। एंड बस यही था मेरी तरफ से मैकबुक नियो का पूरा रिव्यू। ये लैपटॉप एप्पल का प्रोडक्ट होते हुए मेरे को काफी सही लगा। बाकी आपके जो भी थॉट्स हैं मेरे को कमेंट करके बताना, लिंक वगैरह मैं दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।